अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेविटी को किसने खोजा तो पक्का है कि आप न्यूटन का नाम ले लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूटन से भी करीब 1000 साल पहले ग्रेविटी को एक साइंटिस्ट ने खोज निकाला था। जो प्लास्टिक सर्जरी आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कराते हैं, उस सर्जरी के तौर तरीके भी आज से करीब 1500 साल पहले ही डेवलप किए जा चुके थे। आज हम आपको ले चलेंगे हिस्ट्री के एक ऐसे गोल्डन पीरियड में जहां सिर्फ साइंस ही नहीं, आर्ट, कल्चर और एस्ट्रोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप थे। अब हम किसी टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड मानने के लिए कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि उस दौर में आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था, साइंस में कितनी तरक्की हुई थी, वगैरह वगैरह। तो आइए जानते हैं हिस्ट्री का वो किस्सा जो आपको अपने इतिहास के उस हिस्से से मिलाएगा जो इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच गुप्ता पीरियड की। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी उस टाइम के भारत की है जब भारत कई टुकड़ों में बिखरा हुआ था। अशोक के बाद शुंग, सातवाहन और कण्व वंश ने छोटे छोटे एरियाज पर शासन चलाया। इसी बीच भारत के नॉर्थ वेस्ट एरिया में कुषाण आ गए। उन्होंने मथुरा और कश्मीर से लेकर उज्बेकिस्तान तक रूल किया। इस टाइम पर राजाओं के सामंत हुआ करते थे और यूपी के जो निचला दोआब का एरिया था, यहाँ श्रीगुप्त नाम के सामंत हुआ करते थे। इन्होंने ही बाद में कुषाण वंश से खुद को अलग किया और गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। अब गुप्त साम्राज्य में आगे चलकर दो प्रतापी राजा हुए, पहले चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरे उनके बेटे समुद्रगुप्त। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस दौर में गुप्त साम्राज्य बहुत तेजी से फैला। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में एक के बाद एक 9 राज्य जीतकर गुप्त साम्राज्य को विशाल बना दिया। साउथ इंडिया में भी उन्होंने 12 राज्यों को हराकर अपने कंट्रोल में ले लिया। समुद्रगुप्त ने जहां साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया, वहीं एक बड़ा साम्राज्य मिलने के बाद उनके बाद के जो राजा हुए, उन्होंने आर्ट और कल्चर के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने पर फोकस किया। इसमें सबसे बड़ा रोल समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय का रहा है, जिन्हें हम राजा विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से गुप्त काल को इंडिया का गोल्डन पीरियड कहा गया। इसका एक एग्जाम्पल कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर भी है, जो कि पिछले 1500 सालों से खड़ा है और इसमें आज तक जंग नहीं लगी। हुआ ना इंजीनियरिंग और मेटलर्जी की एडवांसमेंट का एक नमूना। ये वो दौर था जब भारत को कई बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मिले, जिनकी डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ही एक साइंटिस्ट थे सुश्रुत, जिन्होंने मॉडर्न सर्जरी की नींव रखी। सुश्रुत ने 300 प्रकार के ऑपरेशन प्रोसेसेस की खोज की थी। उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी में अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। यही नहीं, वो आंखों का ऑपरेशन भी करते थे। इसके अलावा गुप्ता पीरियड में एक ऐसा नाम भी था जिनकी मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी पर काफी अच्छी पकड़ थी। इनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ज्योतिषी थे। आपने ये तो सुना होगा कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, लेकिन उनकी डिस्कवरी सिर्फ जीरो तक लिमिटेड नहीं थी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नाम की एक किताब लिखी थी। जब पूरी दुनिया को लगता था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राक्षसों की वजह से होते हैं, तब आर्यभट्ट अकेले ज्योतिषी थे। तब उन्होंने साइंटिफिकली ये प्रूव किया कि जो प्लैनेट्स का मोशन होता है और वो जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट ने पाई की सटीक वैल्यू का पता लगाया था। उनके इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से आगे चलकर अरब के लोगों को ज्योमेट्री और अलजेब्रा मैथ को डेवलप करने में हेल्प मिली। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारा का सारा काम ज्ञान वाला ही हो रहा था। जनता की लाइफ को अच्छा बनाने वाला काम भी उस समय हो रहा था। वैसे तो इस टाइम पीरियड के बारे में बात करते वक्त ज्यादातर लोग सिर्फ आर्यभट्ट का नाम याद रखते हैं, लेकिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक और साइंटिस्ट थे जिनके बारे में कम ध्यान जाता है। इनका नाम था वराहमिहिर। वराहमिहिर को आप एनवायरमेंट साइंटिस्ट मान सकते हो। उन्होंने अपनी किताब बृहत संहिता में खेती करने के साइंटिफिक तरीके बताए थे। ये तक बता दिया था कि कैसे बिना मौसम के भी फल उगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही असली नस्ल की फसल को कैसे पहचाना जा सकता है, ये सारी चीजें वराहमिहिर ने अपनी किताब में लिखी थी। माना जाता है कि वराहमिहिर की वजह से ही गुप्त काल में खेती बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी। ये सारे वैज्ञानिक और ज्योतिषी चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे और इनका काफी सम्मान हुआ करता था। अब लोगों को खाने को पेट भर हो तो ऐशो आराम की जिंदगी बिताने का भी मन करता है। उस काल में लोग इतने खुश थे कि आर्ट और कल्चर पर पैसे भी खूब खर्च करते थे। इसीलिए उस दौर का आर्किटेक्चर और पेंटिंग आज के मॉडर्न आर्टिस्ट को भी सरप्राइज कर देती है। तब फ्रेस्को और टेम्परा मेथड से चित्र बनाए जाते थे। इनमें गीले प्लास्टर पर शेप बनाया जाता था और उसमें ही रंग भर दिए जाते थे। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, वहां पर ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं।
ऐसे ही मथुरा में भी भगवान कृष्ण की लाल पत्थर की मूर्ति मिलती है जो उस टाइम पर बनवाई गई थी। यह अपने आप में आर्ट का एक नायाब नमूना था। और जब यह सब कुछ हो रहा था तो धर्म कैसे पीछे रह जाता। भारत में गुप्त राजाओं से पहले मंदिर का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता। माना जाता है कि आज के टाइम के मंदिरों की शुरुआत गुप्त काल से हुई थी। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में भारत का सबसे पुराना जीवित मंदिर है जिसे कि गुप्त साम्राज्य के दौरान बनवाया गया था। लेकिन ये सिर्फ इतनी ही डिस्कवरीज या फिर इन्वेंशंस नहीं है। आगे चलकर कुमारगुप्त जब राजा बने तो उनके दरबार में एक महान मैथमेटिशियन का जन्म हुआ। इनका नाम था ब्रह्मगुप्त वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण को डिफाइन करने की कोशिश की थी। उन्होंने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी एक तरह की अट्रैक्शन पावर है जो चीजों को अर्थ की तरफ खींचती है। लेकिन जिस तरह से गुप्ता पीरियड चमका उसी तरह से इसका पतन भी होने लगा। कुमारगुप्त के बाद के राजा इस राज्य को संभाल नहीं पाए। स्कंदगुप्त के दौर में राजकुमारों को संभाल पाना मुश्किल हो गया। पूरा गुप्त साम्राज्य सामंती व्यवस्था पर आधारित था और इन सामंतों के विद्रोह शुरू हो गए थे। इसी समय हूणों ने भी गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए। गुप्त सम्राटों ने हिंदू धर्म की बजाय बौद्ध धर्म की प्रथाओं का पालन करना शुरू कर दिया था और इनकी प्रथाओं की वजह से साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। गुप्तों ने अपना ध्यान सैन्य विजय और साम्राज्य निर्माण से हटा लिया था, जो कि आगे चलकर गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। इसी पतन की वजह से साइंटिफिक डेवलपमेंट की ये जो चेन थी ये भी टूट गई। आगे चलकर इतना बड़ा साम्राज्य दोबारा खड़ा नहीं हो पाया और बाहरी हमले बढ़ते गए। हूणों के बाद अरेबिक हमले होने लगे और भारत में कभी गुप्त साम्राज्य जैसा माहौल डेवलप नहीं हो पाया। मुगल काल में शांति भले ही हो गई थी, मुगलों ने आर्ट और आर्किटेक्चर पर भी खूब काम किया, लेकिन साइंस वो इन सब में कहीं पीछे रह गया। तो ये थी कहानी उस गोल्डन टाइम की जब भारत में विज्ञान, आर्ट और कल्चर सब अपने पीक पर थे। अगर भारत की उस साइंटिफिक डेवलपमेंट की जर्नी पर ब्रेक नहीं लगता तो आज शायद साइंस की फील्ड में इंडिया और भी ज्यादा तरक्की कर रहा होता। आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।